वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको हाई प्रोफाइल मर्डर का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। आज सुबह से ही एसीपी कुमार अपनी साथी सब इंस्पेक्टर आसमा खान के साथ अमीषा मर्डर केस के सिलसिले में कई लोगों से मिला था। दरअसल इस केस पर कुमार की पूरी टीम और अरसल खान काम कर रहा था। उन्होंने काफ़ी सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। ऐसे ही कुछ खास अहम लोगों से कुमार फिर से मुलाकात कर रहा था, जिनसे कि वो असल कातिल तक जल्द पहुंच जाए। अभी कुमार और आसमा ने कुछ ही देर पहले अमीषा के घर वालों से बातचीत की थी और अब वो अमीषा के उस बंगले पर जा रहे थे जहां पर अमीषा अकेली रहती थी। हाँ, एक नौकर था जॉनी नाम का, जो उस बंगले पर 24 घंटे मौजूद होता। दरअसल इस वक्त कुमार जॉनी से कुछ सवालात करना चाहता था और एक बार फिर उस बंगले का मुआयना भी करना चाहता था जहां अमीषा की मौत वाक़ई हुई थी। कुमार की गाड़ी अमीषा की कोठी की तरफ दौड़ रही थी। उससे हवलदार अनूप सिंह चला रहा था। अनूप की उम्र 60 बरस की होगी और ये उसका रिटायरमेंट का आखिरी साल था। पिस्ता कद, रंग साफ और सर पूरी तरह से छिला हुआ था। अमीषा का बंगला बम्बई के नरीमन पॉइंट इलाके में वाक़ था। ये पूरा इलाका सरकारी बंगलों से भरा हुआ था जो सत्ताधारी मंत्रियों को दिया जाता है। इनमें से 2 बंगले ऐसे भी थे जिनमें तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती थीं और साथ ही दोनों ही बंगलों में एक एक नौकर भी हर वक्त मौजूद होता था, ताकि जब भी कोई भी सिटिंग मंत्री वहां ठहर कर आराम करना चाहे वो कर सकता है। ये इंतज़ाम सरकार की तरफ से होता है। ठीक इन दोनों बंगलों के बीच में अमीषा का बंगला था, जो मिला तो सरकारी तौर पर उसके डैडी को था, पर उसमें अमीषा तनहा रहती थी और उसकी मौत भी उसी बंगले में हुई थी। कुमार वहीं जा रहा था बंगले के नौकर जॉनी से कुछ बात करने और एक बार फिर बंगले का मुआयना करना चाहता था। यूँ तो अभी रात के 10 बज रहे थे। घनेरी रात, उस पर दिसंबर की सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। कुमार सिविल ड्रेस में था। उसने वाइट ट्राउज़र पैंट पर सफ़ेद बंद गले का टी शर्ट और उस पर वाइट रंग का ब्लेज़र पहन रखा था और उन पर वाइट रंग के स्पोर्ट्स शूज़ थे उसके। आसमा खान ने भी सिविल कपड़ा ही पहने हुए थे। ब्लू रंग की चुस्त जींस पैंट, वाइट स्पोर्ट्स शूज़ और फुल आस्तीन का वाइट शर्ट। अलबत्ता अनूप हवलदार वर्दी में था। सर, आज हम सारा दिन अमीषा मर्डर केस पर काम करते रहे हैं। बताइए, आपको क्या लगता है खून किसने किया होगा? आसमा खान कुमार से बोली, जो पिछली सीट पर उसके साथ में बैठा हुआ था। कुमार ने घूर कर आसमा को देखा और उसने फ़ौरन ही अपना मुंह बंद कर लिया। आसमा 35-36 साल के लगभग होगी। आसमा की उम्र 35-36 साल के लगभग होगी। वो निहायत ही मजबूत कसे हुए बदन की मालिक थी। कद दरमियानी और रंग गोरा था। बड़ी बड़ी छाती और आकर्षित कूलों की गोलाई थी। भरी भरी और खूबसूरत थी आसमा। आवाज़ में भी सेक्स अपील मौजूद थी। कहो, क्या कहना चाहती हो? कुमार ने आसमा को गौर से देखा और फिर धीमे से बोला, सर, इस केस का स्टेज कुछ ज़्यादा है ना। जगह जगह आपके खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं। सबकी ज़बान पर इस केस के चर्चे हैं। आसमा, मुझे इन मोर्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब उन्हीं लोगों के काम हैं जिनके अमीषा से जिस्मानी ताल्लुकात थे। सबको यही डर है कि इस केस के हल होते ही कहीं उनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो क्या आप उनके राज फाश कर देंगे सर? आसमा ने बड़ी सादगी से कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ कातिल से मतलब है, कुमार ने कहा। अनूप ने अब गाड़ी एक बंगले के सामने रोक दी थी। गालिबन वो अमीषा की कोठी थी। साहब, मैं नौकर को साथ लेकर आता हूँ, अनूप ने कुमार से कहा और कुमार ने हाँ में गर्दन को हिला दिया। अनूप गाड़ी से उतरकर कोठी के अंदर चला गया। कुमार ने एक यूं ही सी नज़र आसमा पर डाली तो देखा कि आसमा अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोल रही थी। ये क्या है? कुमार ने हैरत से कहा। सर, ये आपके लिए नहीं है, कहते हुए आसमा ने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और अब अपने बटन खुले हुए शर्ट को कुछ इस तरह से तरतीब दिया कि उसकी बड़ी बड़ी छाती के ऊपर खुलकर बाहर की तरफ आ गए थे।
वो अब बहुत ही सेक्सी नज़र आ रही थी। ये क्या बेहूदगी है, कुमार ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने कहा ना सर, ये आपके लिए नहीं है। आसमा लहक कर बोली। बंद करो इसे, कुमार ज़ोर से बोला। नहीं बंद करूँगी, आप भले ही ना देखे, आसमा इठला कर बोली। मैंने कहा बंद करो इसे। एक बार फिर कुमार तेज़ लहजे में बोला। नहीं बंद करूँगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आसमा ने इतरा कर कहा और कुमार उसे घूरने लगा। कुछ बोला नहीं। और बाय द वे सर, क्या आप मेरी छाती को पहली बार देख रहे हैं, आसमा ने शरारत भरे लहजे में कहा और कुमार छिप गया और गाड़ी के बाहर देखने लगा। आसमा और कुमार के दरमियान ऐसे ही ताल्लुकात थे कि वो ऐसा कह सकती थी। अब अनूप नौकर को लेकर गाड़ी के पास आ चुका था। कुमार और आसमा अब भी पिछली सीट पर ही बैठे हुए थे। सर, जॉनी। अनूप गाड़ी की खिड़की के पास आकर खिड़की से झुककर अंदर झांकते हुए कुमार से बोला। और फिर जो ही उसकी नज़र आसमा की छाती पर पड़ी तो उसके होठों ने दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली और मुंह से बेसाख्ता तौर पर निकल पड़ा, ऊ लाला। ये क्या हुआ अंकल? आसमा ने राल टपकाते हुए अनूप से कहा। कुछ भी नहीं। अनूप ललचाई हुई नज़रों से आसमा की दिलकश छाती को देखते हुए बेवकूफ़ों की तरह बोला। रास्ता दो, आसमा ने हाथ के इशारे से अनूप को उसके पीछे खड़े हुए जॉनी को दिखाते हुए कहा। ओ सॉरी, भूल गया था। अनूप फ़ौरन खिड़की के पास से हटा और जॉनी को इशारा किया कुमार के पास जाने का। सलाम साहब, जॉनी ने गाड़ी की खिड़की पर झुकते हुए बड़े अदब से कुमार से कहा और फिर नज़रें आसमा की तरफ करता हुआ बोला। सलाम मैडम साहब। फिर जो ही जॉनी की नज़रें आसमा की बड़ी बड़ी छाती पर पड़ी, वो गड़बड़ा गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ऐसा लगने लगा दो गोटियां आंखों की शक्ल में बाहर आ जाएंगी। जॉनी पूरी तरह से बौखला गया था और शायद उसकी समझ ने काम करना बंद कर दिया था। पीछे हटो, कुमार अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। कुमार ने दरवाज़ा कुछ इस तरह से खोला था कि दरवाज़ा खुलने के झटके से जॉनी 2-4 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, पर कुमार अब भी गाड़ी में ही बैठा था। फिर उसने गुस्से भरी नज़रों से आसमा को देखा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नीचे उतरो, कुमार ने दहाड़ कर आसमा से कहा और खुद भी गाड़ी से बाहर आ गया। दूसरी तरफ से आसमा भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। अनूप को समझ नहीं पड़ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और जॉनी तो पहले ही से मेंटल हो चुका था। बंगले में चलो, कुमार ने जॉनी को गर्दन से पकड़कर बंगले के मेन गेट की तरफ ढकलते हुए कहा। अनूप ने भी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके फर्जी गुस्से से जॉनी को इशारे से कोठी के अंदर चलने के लिए कहा। जॉनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़कर कोठी में दाखिल हुआ। कुमार ने एक बार फिर गुस्से से आसमा को देखा और उसने मुस्कुरा दिया और कुमार ने बेजारी से अपनी निगाहों को सामने कर ली। वो तीनों कोठी की तरफ जा रहे थे। मेन गेट पर कुमार ने अनूप को रोक दिया और खुद आसमा के साथ कोठी में दाखिल हुआ। कोठी के हॉल में जॉनी पहले ही से मौजूद था। वो बौखलाया सा उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं पानी पीऊँगा तो पी लो। कुमार ने कहा। अरे साहब, मेरा बोलने का मतलब था कि आप पानी पिएंगे, जॉनी बौखलाए हुए बोला। नहीं, कुमार ने धीमे से कहा। वो जॉनी की हालत को समझ गया था। मैडम, आप पानी पियोगी? जॉनी आसमा की तरफ देखकर भिखारियों की तरह रिझा कर बोला और फौरन ही ऐसे चौकन्ना होकर कुमार को देखने लगा जैसे कि वो इस तरह होशियार ना होता तो कुमार ने 2-3 मुक्के से मार ही दिए थे। उसकी इस हरकत पर आसमा और कुमार दोनों ही एक साथ हंसने लगे। कुमार और आसमा को हंसते हुए देखकर, क्या हुआ, क्या बात है? जॉनी अपनी चारों तरफ इस तरह घूमते हुए बोला जैसे कि उसके चारों तरफ में बदरुएं हों और उसे दिखाई नहीं दे रही हों। आसमा और कुमार का अब हंसी के मारे बुरा हाल था और जॉनी का तो पता नहीं वो क्या कर रहा था। कभी कत्थक तो कभी कुछ। शायद कुमार से बेहद डर भी गया था वो। ये तुम्हारा किया है, तुम ही संभालो इसे, कहते हुए कुमार सोफे पर से उठा। आप कहाँ जा रहे हैं? आसमा ने हैरत से कहा। मैं ऊपरी मंजिल पर जा रहा हूँ, अमीशा के कमरे में, वहाँ एक बार और सर्च करना चाहता हूँ। तब ठीक है, आसमा भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली। जॉनी, अमीशा मैडम का कमरा लॉक तो नहीं है? कुमार ने नहायत ही नरम लहजे में कहा। जी नहीं साहब, जॉनी झट से बोला।
पर अब भी ऐसा ही लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जाइए सर, मैं इसे देखती हूँ, आसमा ने कुमार से कहा और जॉनी की तरफ बढ़ी। कुमार ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया था। आप मुझे क्या देखती हैं? जॉनी घबराया हुआ अपनी आंखों को चारों तरफ नचाता हुआ बोला, और आसमा ने आगे बढ़कर उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी मोहब्बत से उसके हाथों को दबाते हुए बोली, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स जॉनी। आसमा ने कुछ इतने प्यार से कहा कि जॉनी धाड़े मार मार कर रोने लगा। क्या हुआ? आसमा ने फौरन उसके हाथ को छोड़ दिया और चौंक कर उसे देखने लगी। जॉनी को इस तरह रोते देख वो घबरा गई थी। मैडम, आपने इस गरीब आदमी से इतनी मोहब्बत से बात की, मेरा नाम भी अपनी ज़बान से लिया तो मेरा दिल भर आया। मैं खुशी से रो रहा हूँ मैडम, जॉनी रोते रोते बोला और आसमा की जान में जान आई। उसे तो लगा पता नहीं क्या बात हो गई। जॉनी मेरे पास आओ, आसमा ने निहायत ही मोहब्बत से जॉनी से कहा। बल्कि जॉनी तो धीरे धीरे आसमा की तरफ बढ़ रहा था, पर आसमा ही जॉनी की तरफ तेज़ी से बढ़ी और उसके बिल्कुल करीब पहुँच गई और फिर उसके कंधे पर अपना एक हाथ दोस्तों की तरह रखा और बड़ी मोहब्बत से उसे अपनी अपनाइयत का एहसास दिया। और उसी आलम में जॉनी के कंधे पर एक दोस्त की तरह हाथ रखे हुए सोफ़े तक उसे अपने साथ लाई और उसे अपने बिल्कुल पास बिठाते हुए बोली, जॉनी हम सब इंसान हैं और बराबर हैं, कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा। आसमा ने जॉनी के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और उससे थपथपाते हुए बहुत ही प्यार से वो बोली थी। और ये बात आसमा ने मजाकन नहीं बल्कि पूरी संजीदगी से कही थी। वो ऐसा ही सोचती थी। थैंक यू मैडम, कहते हुए जॉनी ने आसमा के कंधे पर अपना सर रख दिया। अब की हैरत से आसमा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर आखिर को मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई और उसने जॉनी को सीधा करके बड़ी मोहब्बत से उसे बिठाया और बड़े प्यार से बोली, जॉनी अब मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगी। जी मैडम, और तुम उनके जवाब बिल्कुल ठीक ठीक दोगे। मैडम, ये जॉनी आपको कभी गलत नहीं बोलेगा। आपकी इतनी अपनाइयत की खातिर जॉनी ज़िंदगी में कभी भी आपके लिए जान भी दे देगा मैडम। जॉनी जज्बाती होकर बोला और आसमा ने निहायत ही प्यार से उससे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर आसमा जॉनी से सवालात करने लगी और जॉनी उसका जवाब बहुत ही ईमानदारी के साथ दे रहा था। जो बातें उसने किसी को भी नहीं बताई थी वो सारा कुछ आसमा को बताया जा रहा था कि अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से कुछ शोर सुनाई देने लगा। धड़ाम धुड़ूम की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी। आसमा और जॉनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो ऊपरी मंजिल की तरफ आसमा और जॉनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऊपर जॉनी ने ऊपर की तरफ उंगली उठाकर आसमा से कहा और वो ऊपरी मंजिल की तरफ दौड़ी। जॉनी भी उसके साथ ही दौड़ रहा था। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर आसमा को अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ अमीशा के कमरे से आ रही है, क्योंकि वो पहले भी अमीशा के कमरे को सर्च कर चुकी थी। दफ्तर अचानक फायर की आवाज़ हुई। एक फायर, दूसरा फायर, और फिर उसे दिल को दहला देने वाली चीख भी सुनाई दी। दोस्तों, सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं। आगे आपसे मिलूँगा थर्ड पार्ट में। ओके, बाय।